Hello everyone, welcome to our channel Account Speed. I hope you all are taking good care of your health. So students, in this video we are going to cover MCQs related with cash flow statement. This video is going to be important for BCom final year student and for class 12th student as well. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर योर लव एंड सपोर्ट विच यू आर गिविंग टू मी. थैंक यू सो मच. इट रियली मोटिवेट्स मी टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू. अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छी अकाउंट्स रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यूज. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई गई है? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यू ऑल नो, हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये चीजें अच्छे से पढ़ ली थी. इनफैक्ट 11th क्लास में भी हमने ये पढ़ी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड स्टैंडर्ड है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इज रिलेटेड विद योर नेट प्रॉफिट and accounting standard 15 is related with some retirement benefits. So hopefully आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd से प्रिपेयर की जाती है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. होपफुली ये क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड इज मैंडेटरी फॉर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd किसके लिए मैंडेटरी है, किसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी जरूरी है? नॉन लिस्टेड कंपनीज, company having turnover of more than 50 crores, none of these. So correct answer to this question is company having turnover more than 50 crore. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका 50 करोड़ से अबव टर्नओवर होता है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है. मींस कंपल्सरी दे हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी हेल्प से प्रिपेयर की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज. सो बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, हमने हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर की है 12th क्लास में स्पेशली, तो हमें बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी. तो आंसर वहीं से क्लियर हो जाता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी हेल्प से प्रिपेयर की जाती है? बैलेंस शीट की हेल्प से. Financial statement cover trading and P&L account, but the most appropriate answer to this question is balance sheet. Cash flow statement किसकी हेल्प के थ्रू प्रिपेयर की जाती है? बैलेंस शीट. होपफुली समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर रखी हैं. होपफुली आपने वो देखी भी हैं. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको जो ये मैं चीजें बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाए. उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर कैटेगरीज की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. डे टू डे एक्टिविटीज, असेट को सोल्ड और इन्वेस्टमेंट को सोल्ड और परचेज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग. और फाइनेंसिंग मींस फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी, शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू करना और डिबेंचर्स का या लोन का रिपेमेंट करना, सारी कवर होती थी आपकी फाइनेंसिंग में. सो होपफुली आपको याद है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. 5th क्वेश्चन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ. कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हम क्या कवर करते हैं? जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा रही थी तो मैंने वहां कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपका कैश किन किन रीजन से चेंज हो गया. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश आया, कितना कैश गया, नेट अफेक्ट क्या बचा कैश का. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होता है इस पर, कैश पर. सो एप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैश. कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप सबसे ज्यादा किसकी बात कर रहे होते हो? चाहे ऑपरेटिंग, चाहे इन्वेस्टिंग, चाहे फाइनेंसिंग, कि इन सारी एक्टिविटीज की वजह से कितना कैश आपका इनफ्लो हुआ आया और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, कितना कैश आपका चला गया. अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की. एन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख वाज सोल्ड फॉर 1,40,000. एक 3 लाख की मशीनरी है, उसे आपने 1,40,000 में सोल्ड कर दिया. रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 1,65,000. मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन उस मशीन की आज की डेट में जब आप उसको सोल्ड कर रहे हो उसकी वैल्यू है 1,65,000.
तो असेट कितने की थी? 1,65,000 की। आप 3 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, आप कंसिडर करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। उस असेट की कॉस्ट है 1,65,000 और वो सोल्ड कितने में हो गई? 1,40,000। तो आपको 25,000 का क्या हुआ है? ये लॉस। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉस कितना हुआ है सेल ऑन मशीनरी पर? 25,000। होपफुली आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 6th क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें? 3 लाख की आपकी असेट थी, 3 लाख की असेट आज की डेट में 1,65,000 की रह गई है। सो ये असेट का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,35,000। सो होपफुली आपको समझ में आया। आपकी असेट की वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू के डिफरेंस से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। सो एक बार रफली रिवाइज कर लेते हैं सातों क्वेश्चन जल्दी से। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से प्रिपेयर की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंडेटरी है कौन सी कंपनीज के लिए? जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट के बेस पर? बैलेंस शीट। एप्रोप्रिएट आंसर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट की हेल्प से भी प्रिपेयर की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर बेस है? बेसिकली कैश पर। अगर एक मशीन 3 लाख की थी और वो 140 में सोल्ड हो गई है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 165 है, 1,65,000, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू से कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू को। 1,65,000 की एसेट 1,40,000 में अगर सोल्ड हुई है तो आपको 25,000 का लॉस हुआ है। अगर ये डेप्रिसिएशन को आपको कैलकुलेट कराते हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है? 3 लाख की एसेट है और आज के टाइम में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,65,000 है, देन डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज योर डेप्रिसिएशन। अब और क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यूज में हम अच्छे से पक्के हो जाएं। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब भी आप फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये एक्टिविटी होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो फिक्स्ड असेट को सोल्ड करने से किस एक्टिविटी में ये चीज रिकॉर्ड होगी? इन्वेस्टिंग। अगर आप फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करें या परचेज करें, दोनों एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। There are dash methods of calculating cash from operating activity. Cash from operating activities को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? होपफुली आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जब आप सेल्स में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस आउट करते हो तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है, या आप नेट प्रॉफिट में ऐड करो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस आउट कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब आता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। नॉर्मली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर मेथड्स पूछे जाए कि कितने मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बैलेंस शीट गिवन है 1920-2021। आपके 10% डिवेंचर्स जो 8 लाख थे पिछले साल, इस साल 380 रह गए। मींस 8 लाख के डिवेंचर्स अगर 3,80,000 रह गए हैं तो आपने कितनी पेमेंट कर दी? 4,20,000 समवेयर आपका कैश आपने डिवेंचर होल्डर्स को पे किया होगा। बट आगे बोला हुआ है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 35,000। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन मतलब जब आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे थे तब आपको फायदा हुआ 35,000 का। इट मींस आपको कम पैसे देने पड़े होंगे 35,000। सो 3,85,000 इज द अमाउंट जो आपने कैश में पे किया होगा। सो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द रिडेम्पशन अमाउंट। कितनी अमाउंट आपने एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पे की? सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3,85,000। दोबारा से समझ लेते हैं। 8 लाख के डिवेंचर्स थे, 380 हो गए, तो 8 लाख के डिवेंचर अगर 380 हो गए तो 4,20,000 का आपने समवेयर पेमेंट किया। बट
आपको प्रॉफिट हुआ है रिडेम्पशन पर, मतलब रिडेम्पशन पर प्रॉफिट मतलब आपको पैसे कम देने पड़े, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई ये अमाउंट है आपका रिडेम्पशन का अमाउंट। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ असेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 भी बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11 पर। मतलब कुल मिलाकर आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो पहले उसके फॉर्मेट को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। Asset account or accumulated depreciation or you can say provision for depreciation account, एक ही बात होती है। याद कर लेते हैं एक बार क्या था। असेट का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। T-shape अकाउंट इज अ डिवीजन ऑफ पेज इनटू टू हाफ, जिसकी ये साइड हमेशा क्रेडिट, ये साइड हमेशा डेबिट होती है। अभी फिलहाल हम इसको प्रेजेंटेशन के पार्ट पर नहीं देख रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के पार्ट पर देख रहे हैं, क्योंकि बीइंग ऑफ फाइनल ईयर में हमारे पास पेपर आएगा एमसीक्यू पैटर्न और हमें सही अमाउंट को क्लिक करना है। ठीक, सो असेट अकाउंट, जितने भी असेट होते हैं उनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। यहाँ क्या लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बट जितने भी प्रोविजंस होते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनके बैलेंस होते हैं क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दो चीजें आती हैं। इस साइड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, जो असेट आप सोल्ड कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन, और बाय साइड क्या आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। होपफुली आपको याद आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी ये पार्ट डिस्कस किया है। अब असेट अकाउंट की बात करें तो असेट किस रीजन से बढ़ेगा, अगर आप असेट खरीद लें। असेट क्यों घटेगा, आप उसको सोल्ड कर दें। आप असेट पर डेप्रिसिएशन लगाएं तो असेट घट जाएगा। अगर आपको लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हो जाए तो असेट के ऑपोजिट, मतलब लाइक लॉस के ऑपोजिट साइड लिखा जाता है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वैल्यू पुट कर कर जो हमारा आंसर इन लोगों ने पूछा है उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। So, a machinery costing 4 lakh, accumulated depreciation 2,40,000। एक मशीन है 4 लाख की, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन है, मशीन है 4 लाख की और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन क्या है, 2,40,000। तो असेट की बुक वैल्यू क्या रह गई फिर आपकी, मतलब आज की डेट में वो बुक पर कितनी एग्जिस्ट करती है। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 1,60,000। होपफुली आपको समझ में आया। और अगर मैं ये डेप्रिसिएशन लिखूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड है। कितनी अमाउंट, 2,40,000। अब ये असेट था 1,60,000 का। अगर मैं किताबों के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूं कि 4 का असेट 2,40,000 का इसका आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 1,60,000 इसकी बुक वैल्यू है और ये सोल्ड कितने में हो रहा है, 1 लाख। तो आपको 60,000 का क्या हो गया है, लॉस। अब इसे पुट कर देते हैं। आपने एसेट कितने में सोल्ड किया, 1 लाख। उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था, 2,40,000 और लॉस कितना हो गया आपको, 60,000। सो होपफुली आपको समझ में आया। आगे क्या दे रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस है 9,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 1,060,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस 3,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस 5,60,000। अगर मैंने आपको क्या बोला था, अगर असेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन गिवन है तो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आप
कैलकुलेट कर लेंगे। ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट्स क्लोज करते हैं नीचे वाला, क्योंकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो गई। तो ये टोटल आएगा हमारा 8 लाख, 8 में से 360 तो ये आएगा हमारा 4,40,000। सो 6 4 10 इट इज गोइंग टू बी 8 लाख। होपफुली आपको समझ में आ गया। 8 लाख। ये कैलकुलेशन मैंने अलग से असेट वाली कर रखी है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया असेट सोल्ड पर, बैलेंसिंग फिगर कर निकाल दिया मैंने। इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक। अब यहां का टोटल करते हैं। ये टोटल आएगा हमारा 1,460,000। इसमें से 960 अगर हम माइनस आउट कर देते हैं तो 5 लाख। तो असेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों हमारे बन चुके हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। फाइंड आउट द परचेज ऑफ असेट। आपने कितनी असेट खरीदी। सो आपके क्वेश्चन में आपने कितनी असेट खरीदी, ये बैलेंसिंग फिगर कर आया था आपका। तो असेट, क्योंकि क्या हुआ था, 9,60,000 ओपनिंग बैलेंस, 10,60,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस। आपने कुछ असेट सोल्ड कर दी थी, कुछ डेप्रिसिएशन लग गया था इस असेट सोल्ड पर, इतना लॉस हो गया था। तो इधर साइड बैलेंसिंग फिगर आई आपकी 5 लाख। और मैंने आपको कहा था असेट अगर बढ़ा तो किस रीजन से, आपका परचेजेस। तो इसने पूछा है फाइंड द परचेज ऑफ असेट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 लाख। होपफुली आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जो 11th के बेस पर था, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। तो इस साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, ये बैलेंसिंग फिगर कर आया था 4,40,000। कैसे कैलकुलेट किया था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, असेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन गिवन था तो टोटल वाला हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर टोटल गिवन होता तो असेट सोल्ड कैलकुलेट कर लेते। असेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और कंपेयर भी करना होता है कि कितनी वैल्यू बची और कितने में सोल्ड की, ताकि अल्टीमेटली मुझे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट कर पाऊं। सो 440 इज द आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस हुआ। सो लॉस हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था 60,000। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 60,000। सो होपफुली आपको असेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। असेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। असेट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 960 और 9,60,000 और 10,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था 3,60,000 एंड 5,60,000। मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए क्या बताया, इधर असेट सोल्ड का डेप्रिसिएशन और इधर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आता है। अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर, अगर ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक। तो आपको गिवन था जो असेट 4 लाख आप सोल्ड कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन 2,40,000। तो ये 2,40,000 यहां लिखा और असेट अकाउंट में बाय साइड 4 लाख के असेट पर अगर 2,40 का डेप्रिसिएशन लग चुका है तो उसकी वैल्यू 1,60,000। अगर वो सोल्ड हुई है 1 लाख में तो कितने का लॉस था, तो 13 में लॉस पूछा था तो 60,000 इज द करेक्ट आंसर। हमने इसको फिर पुट कर दिया, 1 लाख में सेल कर दिया, 2,40,000 उसका डेप्रिसिएशन था, 60,000 आपकी असेट पर लॉस हो गया। तो ये तो सारा असेट को सोल्ड करने की चीजें, ठीक। जब आपने टोटल किया और ओपनिंग बैलेंस से माइनस आउट किया तो 5 लाख आपका आया, आपने ये असेट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो आपसे पूछा गया था कितनी असेट आपने खरीदी, तो 5 लाख इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 4,40,000। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट 4,50,000 और आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता है आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से जब आप कैलकुलेट करते थे तो हमने क्या लाइन याद की थी, डिक्रीजिंग करंट असेट एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी को हमें प्लस करना है और उल्टा इंक्रीजिंग करंट असेट एंड डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी को हमें
माइनस आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट है 4,50,000 और आपका स्टॉक बढ़ रहा है। करंट असेट अगर बढ़ रहा होता है तो आपको माइनस आउट करना होता है। कितने से बढ़ रहा है? 50,000, तो आप 50 को माइनस कर देंगे। अगर करंट असेट डिक्रीज हो रहा होता तो आप उसको प्लस करते। 80 से 130 वो इंक्रीज कर रहा है 50,000, तो आपने उसको माइनस कर दिया। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी 4 लाख। तो होपफुली आपको समझ में आता है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 लाख। क्या किया हमने? करंट असेट इंक्रीज कर रहा था, तो जितने से वो इंक्रीज कर रहा था वो अमाउंट हमने डिडक्ट कर दी। 15th क्वेश्चन इज द अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व विल बी अ पार्ट ऑफ जर्नल रिजर्व। हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में सीखा है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें आप ऐड करते हो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, लॉसेस और ऑन सेल ऑफ असेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, और फिर उसके बाद ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, एंड इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। सो नेट प्रॉफिट में रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट पढ़ा है हमने? जर्नल रिजर्व को आप ट्रांसफर टू रिजर्व कर प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग में। तो जर्नल रिजर्व कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इनसे बेनिफिट डिराइव कर पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe my channel too, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.